बाकी आइल्स से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट होती है, स्टेट स्पॉन्सर किस तरह से अप्लाई करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको सारा जो है ना इसमें गाइड कर सकता हूँ। और आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दिस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग, खैरियत से हैं? आज के एपिसोड में दो तीन बातें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं फरवरी में आया था 2020 की, तो मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना अपनी कन्विंस होना जो है ना वो मस्ट है। कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। अगर आप बाइक लवर हैं तो आपके पास कोई ना कोई बाइक होनी चाहिए। तो उस सिलसिले, वरना आपको मेरी तरह जो है ना थोड़ा सा हार्ड टाइम देखना पड़ेगा। वो इस तरह से है कि मुझे अभी कुछ भी लेना होता है, ग्रॉसरी करनी होती है, तो मुझे पहले ट्रैम से जो है सिटी जाना पड़ता है, फिर वहाँ से पब्लिक बस लेनी पड़ती है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि उसकी टाइमिंग्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स बाद आएगी। तो और उसमें हाँ ये है कि रुकती इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन ये है कि उसकी टाइमिंग्स हैं, 15 मिनट की है, 20 मिनट की है। और अगर ये मैं वीकडेज़ की बता रहा हूँ, अगर वीकेंड में है तो फिर आपको जो है काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इतना बिज़ी नहीं होता जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरी चीज़ है जो कंसेशन कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस एपिसोड में, वो जो है उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है कि मुझे 50% ऑलमोस्ट जो है ना उसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है कंसेशन मिल जाता है, या डिस्काउंट भी कह लें चलें उसको। तो अब बात आ जाती है कि मेरे पास तो अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि अपनी गाड़ी तो नहीं, अगर गाड़ी नहीं तो एटलीस्ट बाइक तो होनी चाहिए। लेकिन बाइक के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। मेरा पाकिस्तान का लाइसेंस तो है, लेकिन मैं पाकिस्तान में जो है मुझे ड्राइविंग नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। बाइक मैंने बहुत चलाई है, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी लाइफ ही जो है, जब से मेरा ऑफिस था या जो भी था, कहीं भी जाना होता था तो बाइक तो बहुत चलाई है। तो ये है कि मुझे ड्राइविंग पहले आती थी, एक ज़माने में हायरूफ थी तो वो मैं चलाया करता था। तो वो भी काफ़ी अरसे पहले की बात है, शादी से पहले की बात है। अब तो मेरी शादी को भी जो है ना 10 साल हो गए बहरहाल। तो अब पहला मैंने ये देखा कि यहाँ पे लाइसेंस के लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप किसी लोकल जो इंस्ट्रक्टर है उसको हायर कर लें, हायर से मुराद है उससे क्लासेस लेना शुरू कर दें, या फिर जो ये गोरे होते हैं ऑस्ट्रेलियंस, इनसे लें। अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ दोनों में क्या है। अगर कोई इंडियन, पाकिस्तानी या लोकल इंस्ट्रक्टर है तो उसके चार्जेस जो है ना बहुत ही मिनिमम होते हैं। आई कैन से कि मैंने जो दो तीन लोगों से कॉल पे पता किया है, वो 55 से 60 जो है ना पर आवर के होते हैं। तो अगर मेरे जैसा कोई बंदा है जिसे ड्राइविंग आती नहीं है तो उसे एटलीस्ट जो है ना 7 से 8 लेसन लेने पड़ेंगे। उसके बाद वो, अच्छा उसके अंदर जो गाड़ी है वो ज़ाहिर इंस्ट्रक्टर की होगी, और वो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को आती है तो उसने कहा मैं पार्ट टाइम में जो है इंस्ट्रक्टर बन जाऊँ, नहीं। उसमें इंस्ट्रक्टर को जो है ना यहाँ से सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है और ठीक ठाक कॉस्टली होती है। उसके बाद वो कुछ आवर्स पूरे करने के बाद इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो बहरहाल, अब लोकल का तो मैंने आपको बता दिया, 55 से 60 डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर होता है। अब यही चीज़ अगर आप गोरे से लेंगे अपनी क्लासेस तो वो बहुत एक्सपेंसिव है भाई। वो जो है 85 और 90 तक भी मैंने देखा है कि वो पर आवर होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक तो कॉस्टली है, वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि इंग्लिश का कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, जैसे कि मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, मुझे यहाँ के रोड रूल्स नहीं पता, तो उसमें बेहतर होता है आपको कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं अगर आपका कोई लोकल बंदा आपको मिल जाता है, पाकिस्तानी या इंडियन। तो उसमें आपको सीखने में थोड़ा आपको बूस्ट हो जाते हैं, आप ये कह लें। तो ये चीज़ है, मैं इस तरफ भी सोच रहा हूँ। तो जो आने वाले हैं ना, जो अब आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको एक ही मशवरा है कि वो सबसे पहला काम जो करें यहाँ आके वो यही करें कि अपना लाइसेंस पे फोकस करें, और कोई ना कोई सस्ती सी गाड़ी ले लें। यहाँ की जो लोकल ब्रांड है वो होल्डन है, तो आप होल्डन ले लें, या आप कोई भी लोकल ब्रांड ले लें। टोयोटा की तरह मत जाएं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है बहरहाल। तो जो है ना, अब ये आपको बहुत चीज़ काम आएगी, क्योंकि उसमें यह है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब मुझे अगर ग्रॉसरी थोड़ी सी भी करनी होती है ना, आप यकीन जाने मेरा पूरा जो दिन है वो इसी में ज़ाया हो जाता है। एक दिन तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि यार जाना है जाना है, फिर अगला पूरा दिन जो है इसी में ज़ाया हो जाता है।
फिर काफ़ी जो है ना आपका टाइम बच जाएगा अगर आपके पास बाइक होगी। अब लाइसेंस लेने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी क्लासेस ली और लाइसेंस ले लिया आपने, तो लाइसेंस और लाइसेंस कंफ्यूज हो जाते हैं, बहरहाल टंग ट्विस्टर है। तो अगर आपने अपना लाइसेंस ले लिया यहाँ का साउथ ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उसके ऊपर जो है ना 50 सीसी बाइक चला सकते हैं। तो उसमें आपको ये एडवांटेज हो जाता है, 50 सीसी बहुत ही जो है ना कम फ्यूल लेती है और बहुत अच्छी होती है, और ये है कि $1200 तक, $1400 तक मिल जाती है ऑस्ट्रेलियन। तो अभी मेरा ये प्लान है, ये मैंने आपको बता दिया, और आने वाले जो हैं उनको मैंने बता दिया कि आपके लिए लाइसेंस लेना मस्ट है। ऑस्ट्रेलिया आने पे जो आपने पहला काम करना है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कि लाइसेंस लेना है और जो है ना कोई भी बाइक या गाड़ी, और अगर आपको ड्राइविंग आती है वेल एंड गुड, तो आप अपना इंटरनेशनल जो लाइसेंस है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने बताया लाइसेंस तो मस्ट हो गया, पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बता दी। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट में डिफरेंट हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो तो जाहिर सी बात है ANZ बैंक है, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड का। लेकिन उसकी जो है ना उसमें कुछ आई थिंक आपको $2000 जो है पर मंथ मेंटेन करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है मंथली फ़ी जो है आपको पे करनी पड़ती है। $5 है आई थिंक, या $10 है। अब आ जाएं, जो मेरा बैंक अकाउंट है वो NAB का है, तो उसके अंदर ये है कि आपको कोई मंथली फ़ी देनी पड़ती नहीं है, और दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये दो चीज़ तो हो गई। अब तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मस्ट है वो ये है कि अगर आपका स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा है, जैसे कि मेरा था, तो आप जिस दिन अराइव करेंगे यहाँ पे, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी अराइवल डेट डालनी पड़ती है। अब आप पूछेंगे अराइवल डेट क्यों डालनी पड़ती है? अराइवल डेट इसलिए डालनी पड़ती है कि जब आप स्टेट स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपको इनिशियल जो 2 इयर्स हैं वो उस स्टेट में गुजारने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे केस में है, मुझे इनिशियल 2 इयर्स जो हैं वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड करने पड़ेंगे। तो जब आप अपनी आने के बाद यहाँ पे अराइवल डेट, वेबसाइट पे सारा कुछ ऑनलाइन है, तो अगर जिसने स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया है उनको पता होगा, एक वेबसाइट है उस पर जाके जो है जहाँ से आपने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया था वहीं पे अराइवल डेट होती है। तो वहाँ पे जाके आप अपनी अराइवल डेट मार्क कर देते हैं, अपना एड्रेस वगैरह दे देते हैं। तो फिर वो जो है ना आपको, फॉर एग्जांपल अब आप आ गए, आपने अपनी अराइवल डेट डाल भी दी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो आपको सर्वेज भेजते हैं उस एड्रेस पे जो आपने दिया होता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, और फिर 2 साल बाद। तो उसमें ये होता है कि आपको जो है ना वो आपसे पूछते हैं कि आप को क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं, आपकी जॉब हुई या नहीं हुई। अब सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें वो सेशन भी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अपना अराइवल यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है डिफरेंट तरह से वो हेल्प करेंगे, आपके रेज्यूमे को जो है मॉडिफाइड करेंगे, या टेलर कह लें उसको, यहाँ के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान के हिसाब से रेज्यूमे है, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से रेज्यूमे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो उसमें आपको हेल्प करते हैं, आपको जो है क्या नाम काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जॉब से रिलेटेड सेशंस भी होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको यहाँ आने के बाद करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी थी जो कि मैं फिर उसको वाइंड अप करूँगा, कि अगर आप में से किसी को भी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, किसी किस्म का भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो मुझे बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स के थ्रू, या जो कमेंट बॉक्स है उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेरी कैपेसिटी है यहाँ रहते हुए, अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आ जाए यहाँ पे आने के लिए, इमिग्रेशन में मैं बता दूँ, तो मुझे जो है ना काफ़ी खुशी होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैं इमिग्रेशन में तो मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैंने अपनी इमिग्रेशन ख़ुद की थी, किसी एजेंट के थ्रू नहीं की थी या किसी की हेल्प नहीं ली थी, तो मुझे उसका तो आइडिया है। लेकिन स्टूडेंट अगर मुझसे पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ आना है और किस तरह से प्रोसेस करना है, तो भाई आई एम रियली सॉरी इन एडवांस कि मुझे जो है उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो लिहाजा मैं उसमें आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊँगा। बाकी आइल से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट होती है, स्टेट स्पॉन्सर किस तरह से अप्लाई करना है,
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको सारा जो है ना इसमें गाइड कर सकता हूँ और आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दिस। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मेरे ट्विटर, और बेहतर ये होगा कि आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम भी इस वक्त डिस्क्रिप्शन में है, तो आप, और स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा लेफ़्ट या राइट में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो बग़ैर कुछ सोचे समझे इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, अगले किसी वेन्यू पे, किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।